मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 6 विषय विज्ञान में पदार्थों का पृथक्करण पाठ पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ में पदार्थों का पृथक्करण। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कई विभिन्न वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, खाने में दूध, फल, अनाज, इन आदि वस्तुओं का सेवन करते हैं और ये सब कई पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। एक तरफ तो हम कुछ पदार्थों का इस प्रकार से उपयोग करते हैं जिनको हम डायरेक्ट ले लेते हैं, और कहीं एक वो पदार्थ भी होते हैं जो मिले हुए अन्य पदार्थों को उनको पृथक करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनको हम पृथक नहीं करते हैं, जैसे हवा। तो हवा में कई सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन सभी गैसों का मिश्रण होते हुए भी हम उसको उसी रूप में पूरा हवा को वैसे ही सेवन करते हैं। लेकिन एक तरफ जैसे अनाज है, तो अनाज का हम उपयोग करने से पहले उसमें हम भूसे का, कंकड़ को, पत्थर को आदि इन अलग अलग पदार्थों को अलग करते हैं, उसके बाद में हम उसका सेवन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये सब किस प्रकार से और कैसे इन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में हम देखेंगे कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जी, जो एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, इस प्रकार से हम अशुद्ध पदार्थ भी होते हैं। आगे हम अशुद्ध पदार्थ की भी बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, समस्त तत्व तथा यौगिक शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य शब्द हैं तत्व और यौगिक। तो तत्व क्या है? तत्व तो वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। और यौगिक, ये यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि एक प्रकार के परमाणु और दूसरे प्रकार के परमाणु। कहने का तात्पर्य कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो तत्व हैं और यौगिक हैं ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, लोहा, तांबा, चीनी, नमक, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। यहाँ पर देखेंगे लोहा, अगर लोहा में लोहे के ही परमाणु हैं तो ये एक तत्व है। इसी प्रकार से तांबा भी एक तत्व है। चीनी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें कई दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं। नमक भी एक यौगिक है। जल भी एक यौगिक है। ऑक्सीजन एक गैस है और यह एक तत्व के रूप में व्यवहार करेगी। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में दो या दो से अधिक तत्व विद्यमान है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु विद्यमान है, इसलिए यह एक यौगिक है। आगे देखते हैं, लिखा है प्रत्येक शुद्ध पदार्थ के संपूर्ण परिमाण के गुण एक समान होते हैं। हाँ, जो प्रत्येक शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके संपूर्ण परिमाण जो है वो एक गुण के समान होते हैं। पूरा जो परिमाण होगा, पूरी जो इकाई है वह उसमें एक ही प्रकार के गुण दर्शाता है। कोई भी पदार्थ है अगर वह शुद्ध पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ का घनत्व तो नियत होता है। जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ हैं, उनका जो घनत्व होगा वो नियत होता है। घनत्व का कहने का मतलब कि एकांक आयतन में जो उसका द्रव्यमान होगा वह उसका डेंसिटी कहलाएगी या घनत्व कहलाएगा। प्रत्येक शुद्ध पदार्थ के गलनांक तथा क्वथनांक नियत होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होगा उसका गलनांक और क्वथनांक नियत होते हैं। गलनांक ठोसों का होता है और गलनांक कहते हैं कि जब वह न्यूनतम ताप होता है जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है। और क्वथनांक द्रवों का होता है। क्वथनांक कहेंगे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, या जैसे अगर द्रव में हम जल की बात करें तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा या जल जो है भाप के रूप में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बर्फ़ की बात करें, क्योंकि पानी को अगर हम जमा दें तो ये बर्फ़ बन जाता है, तो ये ठोस अवस्था में होता है। और ठोसों का गलनांक होता है, तो
बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ़ जो है पिघलना प्रारंभ कर देती है। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो जल है अगर यह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध है, तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और यदि इसमें हम अशुद्धियाँ मिला दें, जैसे नमक मिला दिया, तो अब वह लवणीय विलयन हो जाएगा, तो उसके गलनांक व क्वथनांक बदल जाएगा। मिश्रण किसे कहते हैं? अब शुद्ध पदार्थ के बाद में हम देखते हैं मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर कहेंगे। दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो आपस में कोई क्रिया नहीं करते को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हम मिलाते हैं लेकिन वो आपस में कोई रासायनिक प्रक्रिया या कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं, केवल वो आपस में मिल जाते हैं और उनका अनुपात भी कोई निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं, किसी पदार्थ को कम, किसी पदार्थ दूसरे पदार्थ को ज़्यादा, इस प्रकार से आपस में जब उनको मिलाया जाता है तो वह जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, अवयव या घटक कह सकते हैं, कई प्रकार के घटक उसमें विद्यमान होते हैं। अतः मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है। जब उसमें कई प्रकार के अवयव आ जाते हैं, अलग अलग पदार्थ के अवयव उसमें शामिल होते हैं, तो वह जो है अशुद्ध पदार्थ होगा, क्योंकि शुद्ध पदार्थ में हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के घटक विद्यमान होते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये चीनी है, ये जल, दूध, ये काफ़ी। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये चीनी जो है ये मिश्रण नहीं है, ये तो यौगिक है। और जल ये भी एक यौगिक है, क्योंकि जल में एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं जो कि जल के रूप में है। इसी प्रकार से चीनी में भी एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं जो कि चीनी के रूप में। तो ये तो यौगिक हैं। और ये दूध और ये काफ़ी, ये मिश्रण के उदाहरण हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं समांगी मिश्रण में। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आँख अथवा आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि जिनको हम खुली आँखों से देख सकते हैं और बिना सहायता से आवर्धक लेंस, यानी कि बड़ा लेंस जो होता है, आवर्धक लेंस की बिना सहायता से हम अगर जिन पदार्थों को देख लें तो वह मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। जैसे चीनी का विलयन, तो चीनी के विलयन में चीनी तथा जल दोनों होता है। लेकिन जब चीनी का विलयन, जब चीनी को जल में मिला दिया जाता है और चीनी का विलयन तैयार हो जाता है, यानी कि शरबत, तो उसमें अब हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु जो हमें विद्यमान होते हैं। चीनी हमें अलग दिखाई नहीं देती है। जब तक चीनी घुलती नहीं है तब तो चीनी अलग दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही चीनी घुल जाती है जल में, तो वह चीनी जब अलग दिखाई नहीं देती है तो एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान हमें ऐसा नज़र आता है। तो ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है सोडा पानी। तो सोडा पानी में, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दो पदार्थों का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और जल एक द्रव पदार्थ है। इन दोनों पदार्थों का मिश्रण ये सोडा पानी है। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ऐसे मिश्रण जिसके अवयवों को नंगी आंख अथवा आवर्धक लेंस के द्वारा आसानी से देखा जा सके उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसको नंगी आंख अथवा आवर्धक लेंस के द्वारा आसानी से देखा जा सके उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का निर्माण करने वाले कण पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें जो मिश्रण जो इसमें तैयार होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं इसका मिश्रण, उसके जो कण होते हैं वो हमें बड़े होते हैं और हम उनको स्पष्ट आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण जैसे गेहूं तथा जौ का मिश्रण। तो गेहूं और जौ या कई प्रकार के अनाजों को हम एक साथ मिला दें तो वो एक मिश्रण कहलाएगा। और उनके हम विभिन्न प्रकार के जो अनाज होंगे उनको हम आसानी से देख भी सकते हैं। विभिन्न आकार के बटनों का मिश्रण, यानी कि कई आकार के जो बटने हैं वो एक ही जगह पर हमने उनको सबको आपस में मिला दिया तो वो एक मिश्रण तैयार हो गया। विभिन्न आकार के सिक्कों का मिश्रण, तो ये भी मिश्रण के कुछ उदाहरण। मिश्रण के अवयवों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात कि जो मिश्रण के अवयव होते हैं, जो घटक होते हैं, वो जिन पदार्थों से मिलकर के बने हैं, तो उसको मिश्रण से हम पृथक कर सकते हैं।
जैसे अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो गेहूं और चना का मिश्रण, ये एक मिश्रण हुआ, तो इसको हम इसमें जो घटक हैं गेहूं और चना, तो इन दोनों घटकों को हम अलग अलग कर सकते हैं। एक अशुद्ध पदार्थ के गुण शुद्ध पदार्थ के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसके जो गुण होते हैं वो शुद्ध पदार्थ के गुण से हमेशा अलग होते हैं। शुद्ध पदार्थ के जो गुण होंगे उसमें एक ही प्रकार का गुण सभी में समान होगा, जो भी शुद्ध पदार्थ। लेकिन अशुद्ध पदार्थ के जो गुण होते हैं वो विभिन्न घटक जैसे ही मिल जाते हैं, कई सारे अवयव मिल जाते हैं, तो वो उस प्रकार से गुण में परिवर्तन उसमें आ जाता है। मिश्रण ठोस हो सकता है, द्रव अथवा गैस, ये सभी तीनों अवस्थाओं में मिश्रण पाया जाता है। तो कुछ मिश्रण के यहाँ पर हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, मिश्रण एवं उनके घटक, ये अवयव। तो यहाँ पर देखेंगे हम पीतल। तो पीतल ठोस अवस्था में पाया जाता है। पीतल एक धातु है। पीतल के बर्तन देखते हैं तो ये तांबा और जिंक, ये इन दो पदार्थों का मिश्रण है। तांबा एक धातु है और जिंक दूसरी धातु है। इन दोनों धातुओं को आपस में मिला करके ये पीतल का निर्माण हो जाता है, जो कि एक मिश्रण हो गया। इसी प्रकार से मृदा, ये भी ठोस मिश्रण है। इसमें बालू, क्ले यानी चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, लवण और भी कई सारी मृदा में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पेड़ पौधों के अपशिष्ट होते हैं, जीव जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं। तो इन सभी पदार्थों का मिश्रण जो है ये मृदा में होता है। दूध, ये द्रव अवस्था में होता है, ये भी एक मिश्रण है। इसमें जल होता है, चीनी, वसा, प्रोटीन, खनिज आदि, ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये कई पदार्थों का मिश्रण दूध होता है। समुद्री जल भी, ये भी द्रव अवस्था में होता है और इसमें कई प्रकार के लवण होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का सूत्र है, पोटेशियम क्लोराइड और भी अन्य प्रकार के लवण पाए जाते हैं। और जल, तो जल और लवण इन दोनों का मिश्रण तैयार हो गया समुद्री जल। वायु ये गैस है, हवा गैस है। इसमें कई विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और भी हल्की गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन। तो कई विभिन्न गैसों का मिश्रण ये वायु होता है। धुआं भी, ये भी गैस है। तो ये वायु तथा कार्बन इन दोनों पदार्थों का मिश्रण है। अब हम आगे मिश्रण के पृथक करने की विभिन्न विधियों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे।